खलबली देखो है हो चली धरती सागर तारे राज मेरा ही प्यारे आसमां को छूकर देखा तारों की। नमस्कार दोस्तों, हम विषय प्रवेश को लेकर अभी तक 2 वीडियो बनाए थे। उनमें से कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की अपन चर्चा करेंगे जो इस प्रकार से दिए हैं। तो चलिए आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बंगाल में 1784 में किसने एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना की थी? तो एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना विलियम जोन्स ने किया था। विलियम जोन्स ने किया था एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना। हम बात करते हैं विसेंट स्मिथ की। तो विसेंट स्मिथ ने समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा था। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन की संज्ञा दी थी विसेंट स्मिथ ने। वही मैक्स मूलर की अगर अपन बात करते हैं तो मैक्स मूलर ने सबसे पहले भारतीय वेदों को अंग्रेजी में अनुवाद किया था। भारतीय वेदों को सबसे पहले अंग्रेजी में क्या किया था? अनुवाद किया था। दूसरा क्वेश्चन चलते हैं दोस्तों। इंडोस या इंडिया शब्द भारत के लिए प्रयोग किया था। इंडोस या इंडिया शब्द सबसे पहले भारतीयों के लिए किसने प्रयोग किया था? तो यूनानियों ने सबसे पहले प्रयोग किया था। अगर हम बात करते हैं फाहियान की, तो फाहियान चंद्रगुप्त मौर्य अर्थात अपन बात करें चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत में आया था और साथ में ही ये भारत में लगभग 14 से 15 वर्षों तक रहा। और साथ में हम बात करते हैं तो एमपी के मालवा वाले क्षेत्र में ये लगभग 15 दिन तक रहा और 15 दिन तक रहते हुए इसने मालवा की जलवायु को दुनिया की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहा था, है ना। और साथ में ही कहा था कि एमपी के लोग अर्थात भारत के लोग खुशमय है, सुखप्रद है। मेगास्थनीज एक इतिहासकार है जिनकी पुस्तक का नाम है इंडिका। इनकी पुस्तक का नाम इंडिका है जिसमें प्राचीन भारत के इतिहास के बारे में जानकारी दी गई है। हम क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। तो हिंदू शब्द भारत के लिए सर्वप्रथम किसने प्रयोग किया था? यानी बात करें हिंदू शब्द की, हिंदू शब्द को सर्वप्रथम भारत के लिए सर्वप्रथम किसने प्रयोग में लिया था? तो यूनानियों ने सर्वप्रथम हिंदू शब्द को प्रयोग में लिया था, है ना। हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 4, इतिहास विज्ञान है, न कम है न ज्यादा है। इतिहास क्या है? विज्ञान है, ना कम है और ना ही ज्यादा है। यह कथन किसका है? तो यह कथन व्यूरी का है। यह कथन व्यूरी का है। इतिहास विज्ञान है, ना कम है ना ज्यादा है, यह बात व्यूरी ने कही थी। अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है हेरोडोटस को इतिहास का जनक किसने कहा, या हेरोडोटस को इतिहास का पिता किसने कहा? तो हम इस पे भी बात करते हैं। इसमें हम बात करते हैं सबसे पहले सिसरो ने। सही आंसर दोस्तों इसका सिसरो है। और सिसरो मैंने आपको बताया भी था कि सिसरो ने ही हेरोडोटस को भारतीय इतिहास का जनक कहा था। अगर अपन बात करते हैं तो इतिहास का जनक, इसके साथ हेरोडोटस हम बात करते हैं तो इनकी पुस्तक का नाम हिस्टोरिका है ना, जिसमें प्राचीन भारत का इतिहास के बारे में भी जानकारी मिलती है। साथ में ही हेरोडोटस एक ऐसा व्यक्ति था, एक ऐसा इतिहासकार था जिसने सबसे पहले इतिहास लेखन को प्रारंभ किया था, है ना। हम और बात करते हैं तो हेरोडोटस की हम कहें तो ये इसका जो जन्म हुआ था वो जन्म इसका 484 ईस्वी में हुआ था, है ना। और साथ में ही हेरोडोटस का संस्कृत भाषा में इसका जो नाम था वो हरिदत्त था। हेरोडोटस के पिता का नाम लाइक्स था, इनकी माता का नाम ड्रायो था। हम बात करते हैं हेरोडोटस के मामले में एक शब्द और बोला गया था, वो बोला गया था शॉर्टवेल के द्वारा। शॉर्टवेल भी एक इतिहासकार विद्वान थे। शॉर्टवेल ने हेरोडोटस के मामले में कहा था, हेरोडोटस के लिए शब्द प्रयोग किए थे कि हेरोडोटस पर्शियन युद्धों का होमर है ना, ये शॉर्टवेल ने कहा। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम। क्वेश्चन नंबर 6, मार्क्सवादी विचारधारा का अग्रदूत किसे माना जाता है? तो मार्क्सवादी विचारधारा का अग्रदूत किसे कहा जाता है? तो दोस्तों डीडी कोशाम्बी को कहा जाता है।
इसका सही आंसर डी कौशाम्बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। तो सिंधु द्वारा यानी सिंधु नदी द्वारा सिंचित प्रदेश को, जो सिंधु नदी द्वारा जो क्षेत्र सिंचित किए गए थे, सिंचाई की गई थी, सिंचित प्रदेशों को इंडिया नाम सबसे पहले किसने दिया था? इंडिया नाम सबसे पहले किसने दिया था? यानी कहने का मतलब यह है कि सिंधु नदी द्वारा सिंचित क्षेत्र जो था उसको ही इंडिया नाम दिया गया था। उनमें अपन बात करते हैं तो हकामनी ईरानियों के द्वारा सबसे पहले इंडिया शब्द प्रयोग में लाया गया था। तो दोस्तों सही आंसर इसका बी होगा। हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करते हैं। तो हिंदू पॉलिटी के प्रसिद्ध लेखक, एक पुस्तक का नाम है हिंदू पॉलिटी। हिंदू पॉलिटी पुस्तक के प्रसिद्ध लेखक थे। तो इसमें हम बात करें केपी यादव, केपी जायसवाल, या अपन बात करें वाशम या रायचौधरी या मैती। तो इनमें से सही आंसर केपी जायसवाल जी हैं, जिन्होंने हिंदू पॉलिटी नामक पुस्तक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 9, इसमें हम देखते हैं कहा गया है कि 1904 में लिखित पुस्तक का नाम क्या है? तो पुस्तक का नाम है अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया की हम बात करते हैं दोस्तों, तो यहां देखा जाता है कि ये पुस्तक के लेखक कौन है। तो यहां पर देखा जाता है रायचौधरी, वाशम, नीलकंठ शास्त्री या ऑर्थर स्मिथ। तो दोस्तों इसमें से सही जो आंसर होगा वो ऑर्थर स्मिथ होगा। विसेंट ऑर्थर स्मिथ है ना, जिनका टाइम पीरियड 1840 से लेकर के 1920 के मध्य में रहा था, तब ये पुस्तक लिखी गई थी। तो इसका सही आंसर दोस्तों डी होगा। इसका सही आंसर डी होगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 की हम बात करते हैं। तो हिंदू सिविलाइजेशन चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया, यानी हिंदू सिविलाइजेशन, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और फंडामेंटल यूनिटी ऑफ इंडिया के लेखक कौन होंगे? तो इन पुस्तकों के जो लेखक हैं वो R.K. मुखर्जी हैं। इसके यानी मैती, R.S. शर्मा और बिपिन चंद्र में से सही आंसर आपका ये माना जाएगा। ये सही आंसर है, इन्होंने ही इन पुस्तकों की रचना की थी। हम बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। अलबरूनी की पुस्तक है निम्न में से, या अलबरूनी की पुस्तक है। तो हम बात करें दोस्तों हिस्टोरिका, तहकीक हिंद, इंडिका या रत्नावली। तो दोस्तों इनकी पुस्तक का नाम है तहकीक हिंद। यानी ये अलबरूनी वो व्यक्ति हैं जिनके टाइम पीरियड में दूसरी बार इतिहास लेखन का दूसरा चरण प्रारंभ हुआ था। अगर अलबरूनी की बात करते हैं तो इनका जो जन्म हुआ था 943 में हुआ था। यानी इनका अलबरूनी का जन्म कब हुआ था? 943 ईस्वी में। कहां पर? तो ये एशिया के खीवा में हुआ था। एशिया के खीवा की अपन बात करते हैं तो खीवा देखा जाता है, अगर हम बात करते हैं तो उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद है। तो 943 में इनका जन्म होता है अलबरूनी का। और अपन बात करते हैं इनकी मृत्यु होती है 1048 ईस्वी में गजनी में। और गजनी की हम बात करते हैं तो ये अफगानिस्तान वाला एरिया लगता है, वहां पर इनकी मृत्यु हो जाती है। अलबरूनी ने 2 महाकाव्य लिखे, एक लिखा था तहकीक हिंद और दूसरा लिखा था किताब उल हिंद। तो इस प्रकार से हम दोस्तों देख सकते हैं कि हम क्वेश्चनों की इस भरपूर एक माला में हम लगभग आगे भी क्वेश्चन करेंगे। और इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि ये आपके 11वां क्वेश्चन हुआ है। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12वां क्वेश्चन। किसने कहा था कि सारा ज्ञान भारत से आया, इसलिए भारतीय भूमि को सभ्यताओं की भूमि या जननी कहा? क्वेश्चन बहुत शानदार है, ललन टॉप क्वेश्चन है दोस्तों। ये क्वेश्चन आपका यूपीएससी लेवल को क्रॉस भी करता है, यूपीएससी लेवल तक जाता है। अगर हम बात करें
तो किसने कहा था कि सारा ज्ञान भारत से आया? इसलिए भारतीय भूमि को सभ्यताओं की, यानी भारतीय भूमि को सभ्यताओं की जननी कहा जाता है, या कहा गया या कहा। तो वोल्टेयर, पियर द सोनरेथ, जॉन मार्शल या अलेक्जेंडर कनिंघम। तो दोस्तों इसका सही आंसर पियर द सोनरेथ आएगा, क्योंकि ये ईसाई धर्म प्रचारक थे और वोल्टेयर भी ईसाई धर्म प्रचारक थे। वोल्टेयर ने बात एक अलग कही थी। वोल्टेयर ने ये कहा था कि विश्व की सभ्यता भारतीय भूमि की शैशवा स्थली है, ये बात वोल्टेयर ने कहा। लेकिन सभ्यताओं की भूमि या जननी किसने कहा? तो पियर द सोनरेथ। तो इसलिए सही आंसर दोस्तों पियर द सोनरेथ आएगा। हम बात करें जॉन मार्शल की, तो जॉन मार्शल पुरातत्व विभाग के महानिदेशक थे। इन्हीं के निर्देशन में 1920 में सबसे पहले सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई थी, ना कि खुदाई। 1920 में, है ना। किसके द्वारा खोज की गई थी? राखालदास बनर्जी, और हम बात करते हैं दोस्तों दयाराम साहनी। लेकिन उत्खनन जो हुआ, हम बात करते हैं तो 1921 में, जो कि हड़प्पा, सिंधु घाटी सभ्यता में एक स्थान था हड़प्पा, इसकी सबसे पहले यहाँ खुदाई की गई थी। अलेक्जेंडर कनिंघम की हम बात करते हैं, तो अलेक्जेंडर कनिंघम के ही नेतृत्व में देखा जाता है जॉन मार्शल को महानिदेशक बनाया गया था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13, यानी 13वां क्वेश्चन क्या कहता है हमसे? 13वां क्वेश्चन बोल रहा है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किस दर्रे से किया था? तो पहले तो ये समझिए दोस्तों, आक्रमण कब किया था? तो 326 ईसा पूर्व में, 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था भारत पर। और हम बात करते हैं तो किस दर्रे से किया था? तो दोस्तों खैबर दर्रा, बोलन दर्रा, गोमल या झीलम। तो दोस्तों खैबर दर्रे से इन्होंने आक्रमण किया था। और खैबर दर्रा की हम बात करें तो दोस्तों नल्ला देश पाकिस्तान में पड़ता है, पाकिस्तान अफगानिस्तान का बॉर्डर लगता है, तो वहां पर देखा जाता है। बोलन भी क्या है दोस्तों? एक दर्रा है, ये भी उसी तरफ देखने को मिलता है ना। जे अपन बात करें तो बलूचिस्तान वगैरह एरिया है, वहां तक वहां देखने को मिलता है। गोमल की हम बात करते हैं तो है, ये भी एक दर्रा है। लेकिन सिंधु नदी जो कि अपने चाइना के तिब्बत वाले क्षेत्र में हम बात करें तो मानसरोवर झील से निकलती है, और ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर होते हुए अपना नागा पर्वत या नंगा पर्वत से पाकिस्तान में पहुंच जाती है। तो हम बात करते हैं जैसी पाकिस्तान की ओर बढ़ती है, जहां पर अपन लाहौर वगैरह देखते हैं, है ना, मिठानकोट देखते हैं, वहां पर जाकर के ये एक नदी है जो कि हम बात करते हैं तो देखा जाता है कि दाएं तट से आकर के मिलती है। गोमल है, झोब है, ये सब नदियां सिंधु की साइड नदी है, लेकिन एक दर्रा भी है ये। हम बात करें दोस्तों झेलम की, तो झेलम क्या है? झेलम एक नदी है सिंधु की, और सिंधु के हम बात करते हैं तो बाएं तट से मिलने वाली सहायक नदी है झेलम। और हम झेलम की बात करें, प्राचीन नाम इसका बितिस्ता देखा जाता है दोस्तों। दूसरी हम बात करते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोलता है? गंगा यमुना का संगम किस प्रमुख नगर पर होता है? तो गंगा और यमुना का संगम, संगम का मतलब दोस्तों मिलन, तो जहां इनका मिलन होता है वो शहर कौन सा है, वो नगर कौन सा है? बात क्वेश्चन को समझिए। तो हम बात करें इलाहाबाद, कानपुर, लखनऊ या आगरा। तो दोस्तों यहां पर सही आंसर इसका होगा इलाहाबाद, यानी इलाहाबाद का जो नया नाम है वो प्रयागराज पड़ेगा। प्रयागराज बोले तो हमारे मुख्यमंत्री यूपी के योगी आदित्यनाथ जी, बाबा जी ने इनका नाम बदलकर इलाहाबाद का प्रयागराज रख दिया था। हम बात करें दोस्तों तो गंगा और यमुना का जहां संगम होता है वह नदी एक और मिलती है, जिसकी हम बात करते हैं, जिस नदी का नाम है सरस्वती नदी। दोस्तों गंगा और यमुना का जहां संगम प्रयागराज या इलाहाबाद में होता है, वहां पर एक नदी और मिलती है, कौन सी? सरस्वती। तो सरस्वती नदी अपन जैसे ऐसे समझ सकते हैं, जैसे मान लीजिए ये अपना क्या है, एक इलाहाबाद यानी प्रयागराज क्षेत्र है, प्रयागराज क्षेत्र है। प्रयागराज एक जिला है यूपी का। मान लीजिए इधर से अपनी गंगा नदी आती है, इधर से गंगा, और गंगा की हम बात करते हैं तो गंगा इस तरफ जैसे जाती है,
और यहाँ से अपन बात करते हैं तो ये यमुना नदी, तो ये गंगा नदी है ना, ये गंगा नदी जो कि भारत की सबसे लंबी नदी है, सबसे बड़ी नदी देखी जाती है। हम बात करते हैं ये है यमुना नदी, जो कि इसके हम बात करते हैं दाएं तट से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी देखी जाती है यमुना नदी, है ना, यमुना नदी। तो यहाँ पर एक और नदी इसी क्षेत्र में आकर के मिलती है जिसका नाम है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी की हम बात करते हैं इस प्रकार से, तो इन तीनों का जो संगम बनता है दोस्तों, ये कहलाता है संगम त्रिवेणी संगम। त्रिवेणी संगम दोस्तों, त्रिवेणी संगम के नाम से जाना जाता है। तीन नदियों का यहाँ पर मिलन होता है, जैसे सरस्वती नदी रहती है, एक नदी ये, एक गंगा नदी, एक यमुना नदी, तीनों का जो संगम होता है वो त्रिवेणी संगम कहलाता है। और ये संगम दोस्तों इलाहाबाद में जाकर के होता है ना दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन है अपना, अलेक्जेंडर कनिंघम के नेतृत्व में भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई थी? अब पुरातत्व विभाग की स्थापना कब की गई थी, इसका आंसर आप लोग मेरे चैनल पर जाके कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे, सही आंसर देंगे। अगर इसका डाउट होता है तो मैं इसका सही आंसर आपको कल क्लियर करा दूंगा। तो इस प्रकार से अपन देख सकते हैं दोस्तों कि इसका आंसर अपन कल कंप्लीट करा देंगे। और दोस्तों मैं आपसे कुछ शब्द बोलना चाहता हूं। जैसे अपन बात करते हैं किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए पागल होना पड़ता है, और जब तक आप पागल नहीं होंगे तब तक आप किसी भी पेपर को क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। पागल का मतलब होता है कि इतना जुनून होना चाहिए, जितना बर्तन को घिसा जाता है बर्तन उतना ही चमकता है। आप जितने घिसेंगे, जितनी रातें जागेंगे, जितने आप तारों को देखोगे, आप जितना अपने चंद्रमा को देखेंगे, उतने ही आप ज्यादा चमकेंगे। तो दोस्तों मेरा कहना यह है कि आपको ऐसे ही रेगुलर क्लासेस मिलती रहेंगी, ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस आपको मिलते रहेंगे। कुछ क्वेश्चंस आपसे बने होंगे, कुछ क्वेश्चंस नहीं बने होंगे। तो आज के लिए इतना ही। आगे के लिए अपन कल नेक्स्ट वीडियो भारतीय इतिहास को जानने के प्रमुख स्रोत पहला चैप्टर चालू होगा। ये आपका विषय प्रवेश से क्वेश्चन और विषय प्रवेश के 2 वीडियो आपको जरूर देखना है। धन्यवाद दोस्तों।